हाँ, गडकर जी स्वागत है। घाया जी स्वागत है। आयशा स्वागत है। तोड़करी जी स्वागत है। सुरवसे जी स्वागत है। कोमल बारसकर स्वागत है। Yes. सहा जॉईन झाले आत्ताचे. पूजा कोळगे स्वागत है. अंकिता देशमुख स्वागत है. सहदेव सगर स्वागत है. किशोर काळे स्वागत है. सुरभी स्वागत है. 11 जॉईन झाले. कालचा उद्या झालं ते अजून वाट बघतो. काल खूप उशीर झाला चालू करायला. आंबेकर जी स्वागत है. शिंदे जी स्वागत है. आलिशा स्वागत है. कोई भी अपना स्क्रीन शेयर न करें. शिंदे जी स्वागत है. पंधरा झाले. एक वाढला आज. मिनिट मला बसायला नाही. अत्तार स्वागत है. थोड़ी देर के लिए सभी अपनी आवाज़ और अपने कैमरा को खोल दें. मैं चेहरे देखना चाहता हूं सबके एक बार. हाँ, सभी. कौन कौन आया है एक बार देखिए. आलिशा आलिशा अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए. आलिशा अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए.
ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया है सभी को। अब आप अपना आवाज आवाज म्यूट कर दें, आवाज बंद कर दें, माइक माइक आपका बंद करें सभी। कैमरा भी बंद कर दें। केवल एक कोई जिसको सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कम चैट बॉक्स में लिखें। किसी भी, हाँ, हाँ, सभी को सुनाई दे रहा है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी कुछ छात्र और शामिल हो रहे हैं। अ, अभी 1-2 मिनट हम ठहरेंगे, उसके बाद अपना अपना लेक्चर शुरू कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। अब, हाँ, अब कोई कोई भी इस मीटिंग से बाहर नहीं जाएगा। कृपया करके आपके सामने जो 3 आइकॉन दिख रहे हैं, उसमें से बीच वाला जो फोन का आइकॉन है, उसे टच मत कीजिए। उसे टच करते ही आप मीटिंग से बाहर जाएंगे। कृपया करके मीटिंग से बाहर न जाएं। हाँ, 16 छात्र शामिल हुए हैं। 17 फैजल जी, स्वागत है। 18 छात्र शामिल हुए हैं। और 1-2 मिनट हम इंतज़ार करेंगे, उसके उपरांत शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, ज्वाइन आपने को करना पड़ता है ना। हम अगर स्क्रीन शेयर करते तो उस समय ज्वाइन नहीं कर सकते। अठारह छात्र शामिल हुए हैं। हम बराबर 10 बजे अपने अगले लेक्चर को आरंभ करेंगे। हाँ, कोई भी स्क्रीन शेयर न करें। कोई भी स्क्रीन शेयर न करें, अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हाँ, अजय जी, अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। अजय, ठीक है। अब हम हमारे आज की तासिका का आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, आरंभ करें। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, आरंभ करें। ठीक है। आज हम आरंभ कर रहे हैं। कल की तासिका में जो हमने पाठ्यक्रम पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, उसको अब न करते हुए हम आगे चलेंगे।
देखिए, बीएससी द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र के हिंदी द्वितीय भाषा में सामान्य हिंदी 3 इस प्रकार का प्रश्न पत्र का शीर्षक है। इस प्रश्न पत्र में हमने कल देखा कि 2 पद्धतियों से पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है। एक है साहित्य पर और एक है भाषा पर आधारित। साहित्य पर आधारित इस पाठ्यक्रम में कुछ गद्य विधाओं का समावेश किया गया है और इन गद्य विधाओं में जो अलग अलग गद्य विधाएं हैं, जैसे गत वर्ष आपने कहानियां पढ़ी थी, कविताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से कुछ गद्य विधाएं इस सत्र में भी आपको पढ़नी है। अगले सत्र में भी कुछ गद्य विधाएं पढ़नी है। साथ ही साथ भाषा पर भी हमें कुछ समझने की कोशिश करनी है। जैसा कि कल कहा गया था कि जो पाठ्य पुस्तक 2 आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, एक है गद्य के विविध आयाम और दूसरी है प्रयोजनमूलक हिंदी। गद्य के विविध आयाम में 10 पाठ हैं, जिन पाठों में से 5 पाठ तीसरे सत्र में और 5 पाठ चौथे सत्र में आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। इस तीसरे सत्र में 5 गद्य विधाएं जोड़ी गई हैं। गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक के पहले 5 पाठ। यह पुस्तक प्रोफेसर जयमोहन एमएस द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रकाशक वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से है और 5 पाठ इस सत्र में आपको पढ़ने हैं। पहला पाठ है, एक विधा है, विधा मतलब साहित्य का प्रकार, वह है आत्मकथा। आत्मकथा यह संपूर्ण नहीं अपितु उसका एक थोड़ा सा भाग आत्मवृत्त कहलाता है। और इस आत्मवृत्त में प्रेमचंद जी का आत्मवृत्त मेरा जीवन आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसका वीडियो मैंने आपको साझा किया था आपके ग्रुप पर। उस पर एक गूगल परीक्षा भी हमने ली थी 100 अंक की। उसके उपरांत दूसरा पाठ है, विधा है रेखाचित्र। पाठ का शीर्षक है नीलकंठ मोर और लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के इस रेखाचित्र नीलकंठ मोर पर मैंने आपको एक एनिमेटेड फिल्म, छोटी सी फिल्म 12-13 मिनट की शेयर की थी, वह भी आपने देख ली है। इस पर भी हमारी दूसरी गूगल परीक्षा हुई थी, जिसके नतीजे भी मैंने आपको बता दिए थे। इसके उपरांत तीसरा जो पाठ है, विधा है संस्मरण की, और इस विधा में पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कमला, यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। इसका भी वीडियो हमने शेयर किया था, इस पर भी हमारी परीक्षा हुई थी। 2-3 दिन पहले मैंने शिरीष के फूल, यह निबंध जो हमारा तीसरा पाठ है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, उसको भी हमने आपको वीडियो भेजा था, जिसका आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। साथ ही साथ हमने एक पीडीएफ भी भेजी थी जिसमें ये सारे पाठ हैं, और इन पाठों के आधार पर आपको कथेतर गद्य विधाएं पढ़नी है। इन पाठों पर कथेतर गद्य विधा पढ़ते समय प्रत्येक विधा का अध्ययन करना भी जरूरी है। आत्मकथा या आत्मकथा का अंश अथवा आत्मवृत्त क्या है, रेखाचित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, निबंध क्या होते हैं, यात्रावृत्त क्या होता है, इस पर हमें चर्चा करनी है। साथ ही साथ हमारे पाठ्यक्रम का जो दूसरा भाग है प्रयोजनमूलक हिंदी का, इसके लिए व्यावहारिक हिंदी नाम की पुस्तक पाठ्यक्रम में लगाई गई है, जिसके संपादक डॉक्टर माधव सोनटक्के हैं, जो जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। उसमें अलग अलग 4 भाग हैं। पहला है प्रयोजनमूलक भाषा। इसमें उपशीर्षक दिया गया है भाषा का स्वरूप एवं महत्व। दूसरा उपशीर्षक है भाषा की परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार्य, जिसको अंग्रेजी में फंक्शन कहा जाता है।
तीसरा उपशीर्षक है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। उसके उपरांत दूसरा शीर्षक आता है जिसका जो है भाषा शिक्षण स्वरूप एवं प्रक्रिया। भाषा शिक्षण स्वरूप एवं प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत कुछ भाषाई कौशल आपको समझने हैं, पढ़ने हैं, जिनमें श्रवण कौशल्य अर्थात कोई वक्ता बोल रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना एक कौशल है। अगर आप सुनते सुनते कुछ खुद बोलने लग गए, संभाषण करने लग गए, तो दूसरा कौशल आता है संभाषण कौशल या भाषण कौशल। भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप भी होता है, उसको पढ़ने भी आना चाहिए, तो पठन कौशल है या वाचन कौशल जिसे कहा जा सकता है। और चौथा कौशल है लेखन कौशल, आपको लिखने भी आना चाहिए। हमारी इस समय की परीक्षा पद्धति लेखन इस कौशल की परीक्षा लेने वाली है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। प्रयोजनमूलक भाषा में तीसरा शीर्षक आता है व्यावसायिक हिंदी का। इसमें आपको वाणिज्य और व्यापार क्या है ये समझना पड़ेगा, वाणिज्य व्यापार का तात्पर्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है ये समझना पड़ेगा, वाणिज्य व्यापार के साधन क्या है ये सब समझना पड़ेगा। वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य, कोई भी जब वाणिज्य का व्यवहार होता है, व्यापार होता है, उसमें भाषा अपना कौन सा रोल निभाती है, किस भूमिका को वो निभाती है, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। वाणिज्य व्यवसाय की जो भाषा है उसकी संरचनात्मक विशेषताएं कौन सी है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ व्यावसायिक पत्र लेखन, व्यवसाय में किस प्रकार पत्र लेखन करने चाहिए, आवेदन किस प्रकार लिखने चाहिए, साख पत्र किस प्रकार लिखने चाहिए, हुंडी पत्र किस प्रकार लिखने चाहिए, इसका भी हमें अध्ययन करना है। उसके उपरांत जो आपका बचपन से प्रिय विषय रहा है निबंध लेखन, निबंध किस प्रकार लिखने चाहिए। अब देखिए, आप पहली से निबंध लिखते आए हैं, किंतु अब निबंध लेखन की जो जो स्तर है वह स्तर अब बढ़ना चाहिए, और यह स्तर जब बढ़ेगा तब आपकी समझ में आएगा कि निबंध कितनी महत्वपूर्ण विधा है। एक निबंध हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी वीडियो मैंने भेज दी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल। यह एक ललित निबंध है, आत्मव्यंजक की जगह है ललित निबंध है ये, जिसमें संस्कृत साहित्य का आधार लेकर के शिरीष के वृक्ष की और उसके फूलों की महिमा का बखान किया गया है। इसी प्रकार हम साहित्यिक निबंध, यानी जो निबंधों के अलग अलग प्रकार आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उनमें साहित्यिक निबंध हैं, सामाजिक निबंध हैं, समसामयिक समस्या प्रधान निबंध आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिक निबंध, एक निबंध प्रतियोगिता का हमने भी आयोजन किया है। आप जानते हैं जैसे कि 14 सितंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिन मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में हमने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका विवेचन मैंने अपने व्हाट्सएप समूह में भेज दिया है, उसको कृपया पढ़ें। उसका विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान, जिसको हम रेडियो कहते हैं, उसका योगदान। आपको अवश्य इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। उसकी सारी जानकारी मैंने आपको व्हाट्सएप में दी गई पत्र में दी है, कृपया आप वो पत्र ठीक ढंग से पढ़ लें। तो एक कुछ वैज्ञानिक निबंध भी हो सकते हैं। निबंध का अगला प्रकार जो है समसामयिक समस्या प्रधान निबंध के उपरांत वैज्ञानिक निबंध। आप अधिकतर बीएससी से हैं, विज्ञान स्नातक द्वितीय वर्ष से हैं, तो वैज्ञानिक विषयों पर किस प्रकार निबंध लिखे जा सकते हैं, इसका भी अध्ययन हमें करना है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, और इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम थोड़ी देर के बाद, जैसे ही ये तासिका समाप्त हो जाएगी, मैं आपको ये जो पीपीटी मैंने कल दिखाई थी वो आपको आपके व्हाट्सएप समूह पर भेज दूंगा। उसका अध्ययन करें और धीरे धीरे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आत्मवृत्त क्या होता है। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आत्मवृत्त क्या होता है। देखिए, मानव की
सबसे बड़ी ये प्रवृत्ति होती है कि उसके जीवन में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों से वह दूसरों को, अन्य लोगों को जानकारी देना चाहता है। मतलब मैंने ये भोगा है, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव आए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, चाहे वो आनंददायी हों चाहे वो पीड़ादायी हों। ऐसे अनुभव जब मनुष्य को आते हैं तो मनुष्य अपने बारे में कुछ लिख देता है। मतलब जैसे बहुत से महत्वपूर्ण आत्मवृत्त या आत्मकथाएं हिंदी में है, वैसे हिंदी में पहली आत्मकथा लिखने का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। उन्होंने जब वे पुणे आए थे, पुणे प्रवास जब उनका हुआ था, तब उन्होंने अपने बारे में लोगों के सामने बहुत सी बातें रखी, जिसका लेखन बाद में करके छपवाया गया मेरा जीवन चरित्र या मेरा जन्म चरित्र। ये हिंदी की पहली आत्मकथा है गद्य के रूप में। वैसे पद्य के रूप में हिंदी की पहली आत्मकथा का श्रेय जाता है 17वीं शताब्दी के एक जैन मुनि बनारसी दास जैन ने, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका शीर्षक है अर्ध कथानक। मनुष्य के जीवन के 100 वर्ष मानकर उसमें से आधा जीवन बीत जाने पर अपने 50 वर्षों की कहानी उन्होंने इस आत्मकथा में पद्यात्मक रूप में लिखी थी, मतलब कविता में लिखी थी। लेकिन गद्यात्मक पहली आत्मकथा लिखने का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जाता है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी मेरा जन्म चरित्र। उनका भी अध्ययन हम बाद में अगले सत्र में करने वाले हैं जीवनी के क्षेत्र में। हिंदी में जो बहुत सारी आत्मकथाएं प्रसिद्ध रही, उनमें एक आत्मकथा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, शायद आपने ये पढ़ा होगा 12वीं में कहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी पहली आत्मकथा है। उसके उपरांत उनकी आत्मकथा का जो दूसरा भाग है वह है बसेरे से दूर। जब वो पीएचडी करने के लिए, अंग्रेजी में वो पीएचडी कर रहे थे, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और अंग्रेजी में उनका पीएचडी का विषय था WB इट्स एंड इट्स ऑकल्टिज्म, अर्थात WB इट्स नाम के कवि और उनके साहित्य में, उनकी कविता में काला जादू। इसके लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड गए थे और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने जो वहां रहकर अपने घर से दूर, अपने बसरे से दूर जो अनुभव लिखे, वो बसरे से दूर में आ जाते हैं। उसके उपरांत उन्होंने तीसरी आत्मकथा का तीसरा खंड लिखा, तीसरा भाग लिखा नीड का निर्माण। फिर दूसरा भाग नीड का निर्माण, फिर उनकी पहली पत्नी का निधन हो जाने पर लिखा था। तीसरा भाग बसरे से दूर और चौथा भाग दशद्वार से सोपान तक। इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हमारे हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं, जिनके सुपुत्र हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार श्रीयुक्त अमिताभ बच्चन जी हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन जी के जीवन को समझना चाहते हैं तो दशद्वार से सोपान तक यह आत्मकथा का, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का चौथा भाग है। अगर वह आपने समझ लिया तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को समझ सकते हैं, उनके सिनेमाई संघर्ष को समझ सकते हैं। इसके उपरांत हिंदी में अनेक आत्मकथाएं आई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बाद उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था एक याद आते हैं मैं बता दूंगा, हाँ, मुझमें देव जीवन का विकास, इस प्रकार से आत्मकथा थी। बिगड़े का सुधार जैसी आत्मकथा। देखिए, आरंभिक हिंदी गद्य साहित्य में
जो जो आत्मकथाएं लिखी गई, जैसे श्रद्धानंद जी का कल्याण मार्ग का पथिक याद आया, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी आत्मकथाएं हैं। एक और भारत की स्वाधीनता का संघर्ष चल रहा था, दूसरी ओर भारत में खास करके हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी, जो गलत परंपराएं थी, सती प्रथा जैसी, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, या कुछ अन्य बाल विवाह जैसी प्रथा थी, उसके विरोध में जाकर के काम करने वाले ये समाज सुधारकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। जैसे मैंने 2 नाम आपके सामने लिए, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद जी। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का भी बहुत महत्व है, मेरे सत्य के प्रयोग, लेकिन वो लिखी गई मैं पहले गुजराती में थी और बाद में हिंदी अंग्रेजी में अनुदित होकर के आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा तरुण के स्वप्न महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा महत्वपूर्ण है, लोकमान्य तिलक जी की आत्मकथा महत्वपूर्ण है। इनमें उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो उन्हें अनुभव आए वो उन्होंने लिखने की कोशिश की है। शहीद आजम भगत सिंह जी की आत्मकथा आपने पढ़ी होगी, खास करके उनके मार्गदर्शक वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आत्मकथा हिंदी में राजनीतिक कारणों से स्वाधीनता के लिए जिन्होंने प्रयास किए, उनसे उनकी आत्मकथाएं बहुत पॉपुलर रही, बहुत प्रसिद्ध रही। और उसके बाद हिंदी साहित्यकारों ने अनेक आत्मकथाएं लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, जयशंकर प्रसाद हो, प्रेमचंद जी हो, जिनकी आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं, महादेवी वर्मा जी हो, उन्होंने अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिख रखा हुआ है। और ये लिखकर रखे हुए इस सही चीज को एक आत्मकथा के रूप में हम देखते हैं। उनको आए हुए अनुभव, उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया, उन्होंने किस प्रकार से पढ़ना शुरू किया, उन्हें किस प्रकार से मार्गदर्शक मिलते रहे। जैसे प्रेमचंद जी ने अपनी आत्मकथा में अपने साहित्यिक गुरु पंडित या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पोद्दार जी के उल्लेख बार बार किया हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मकथा या आत्मवृत्त में बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसके आधार पर बारस्कर जी कुछ छात्र छोड़ रहे हैं। क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? बारस्कर, आपको अनम्यूट करके आप बताइए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आवाज सुनाई। हाँ, कुछ लोग छूट रहे हैं, शायद कुछ गलती हो रही है उनसे। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि आत्मकथाओं में बहुत सी आत्मकथाएं प्रसिद्ध रहीं। खास करके 1990 के बाद जो एक स्त्री विमर्श संपूर्ण विश्व में आया, 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था। उसके प्रभाव स्वरूप भारत में स्त्रियों की आत्मकथाओं का लेखन स्त्रीवाद के रूप में प्रचलित हुआ, जिनमें मन्नू भंडारी हैं, जिनमें मैत्रेयी पुष्पा जी आ जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से आत्मकथा एक विधा के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मकथा का सबसे बड़ा गुणधर्म होता है कि इसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार आप कहानी में या उपन्यास में, मराठी में जिसे कादंबरी कहते हैं, उसमें कल्पना को जो एक स्थान होता है, वो आत्मकथा में स्थान नहीं होता। आपको आए हुए अनुभवों को यथावत लिखना, जैसे के वैसा यथार्थ सत्य रूप में लिखना, यह आत्मकथा या आत्मवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब समझिए, आप अपने गुरु के बारे में लिखना चाहते हैं तो गुरु की आयु वही लिखनी पड़ेगी जो जैसे है, उनकी लंबाई, ऊंचाई। आप वहां किसी प्रकार से कल्पना का आश्रय नहीं ले सकते। गत वर्ष हमने कल्पनाश्रित गद्य कहानियां पढ़ी थी, लेकिन इस बार जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं है। जो है तथ्य, जैसा है वैसा। और इस तथ्य को आप ध्यान में रखें कि आत्मकथा में अपने बारे में न कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहना है और न कुछ कम करके कहना है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे गांधी जी हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति या तो अहंकार से ग्रस्त होता है या फिर हीनता ग्रंथि से, जिसको हम मराठी में न्यूनगंड कहते हैं, अंग्रेजी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन ऐसा साहित्य में नहीं आना चाहिए। आत्मकथा में हीनता ग्रंथि या श्रेष्ठता ग्रंथि को कोई स्थान नहीं। वही लिखना चाहिए जो सत्य है, यथार्थ है। मतलब हमारे माता पिता कितना कमाते थे,
घर में कितने बच्चे थे, कितने भाई बहन थे, कितने चाचा चाचियां थे, कितने, ये सही आंकड़ा देना पड़ेगा। जैसे प्रेमचंद जी ने दिया हुआ है कि उनकी एक विमाता थी, विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ, ये सत्य है। अब सौतेली माँ कहने से उनके पिता के चरित्र पर कुछ छींटे उड़ जाएं कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य है, क्या करें, आप इससे नकार नहीं सकते। इसलिए जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको लेकर के चले। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी की भी 2 शादियां हुई थी। प्रेमचंद जी की पहली पत्नी के निधन के उपरांत उन्होंने एक विधवा से शादी की थी, शिवरानी देवी, जिसका उल्लेख थोड़ा बहुत नहीं आया है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने लेखन के बारे में ही ज्यादा कहा है। तो देखिए कि मनुष्य के जीवन में अपने जन्म से लेकर के अपने पूर्वजों के बारे में सही सही अपनी जाति, अपना धर्म, अपना वर्ण, अपने पूर्वजों की कुछ अच्छाइयाँ हों तो अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हैं तो बुराइयाँ, अपने जन्म के समय कि माता पिता की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। आप समझिए, महाराष्ट्र का कोई किसान अपनी आत्मकथा लिख रहा है, तो उस आत्मकथा लिखते समय उसे अपने गांव का जिक्र करना पड़ेगा, अपनी खेती कितनी है उसका जिक्र करना पड़ेगा, अपनी खेती कितने भाइयों में बटी है उसका जिक्र करना पड़ेगा, खेती अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण फूलती फलती नहीं है, खेती में फायदा नहीं होता, इस प्रकार लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये एक दोष हो जाता है आत्मकथाकारों का कि वो अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ध्यान रहे, महादेवी वर्मा जी ने एक जगह लिखा है कि किसी दूसरे व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के जल जाने से भी ज्यादा अपने हाथ पर रखे अंगारे की पीड़ा ज्यादा होती है। हम किसी दूसरे व्यक्ति को ठोकर लगती है तो हंसते हैं, लेकिन वही ठोकर जब हमको लगती है तो जो पीड़ा होती है वो आत्मानुभूति होती है। और आत्मकथा में इस आत्मानुभूति को बढ़ चढ़ कर नहीं, अपितु तथ्यश्रित, मतलब जैसे के वैसा लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आत्मकथा की विशेषताएं रही। हिंदी की कुछ आत्मकथाओं को मैंने आपके सम्मुख बताने की कोशिश की थी। हमारे एक 10 मिनट रहे हैं अभी, 8 मिनट रहे हैं लगभग। अगर आप में से किसी को आज के पढ़ाए हुए पाठ को लेकर के मैंने जो आत्मकथा विधा के बारे में कुछ कहा है या आत्मवृत्त विधा के बारे में कुछ कहा है, जो कुछ बताया है, उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न करना हो तो पहले अपने आप को अनम्यूट करें, केवल आवाज दें। आपका कैमरा चलना नहीं चाहिए, उससे लोड आ जाता है नेट पर। केवल आवाज आपकी अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। मैं उर्वरित समय में उसके उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। बारसकर, और कोई है? हेलो, हाँ, कोमल जी, अंकिता जी, और कोई? अलीशा, आयशा, दिव्या, मोनिका, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अनम्यूट करने के लिए आपकी स्क्रीन के सामने 3 आइकॉन गोल आएंगे, जिसमें बाईं ओर, बाईं ओर का जो है वह माइक का है, बीच वाला फोन का है और दाहिनी ओर वाला वीडियो का है। तो उसमें से जो बाईं ओर माइक का चिन्ह है उसको स्पर्श करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर कमेंट बॉक्स में भी पूछा तो भी चलेगा, कोई सवाल नहीं। आयशा सिलावट जी कह रही हैं कि कोई सवाल नहीं है, मतलब या तो आपको पूरी तरह से समझ में आया है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है। शायद मैं सकारात्मक दृष्टि से ये कहूँ कि मैंने जो कुछ कहा है सबकी समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। आज मंगलवार है, कल सोमवार हुआ था, आज मंगलवार है। मैंने जो अपना चौथा पाठ है, निबंध शिरीष के फूल, आचार्य आचार्य हजरत प्रसाद जी द्वारा लिखित, इसको मैंने एक प्रश्न पत्रिका गूगल फॉर्म बनाई है और इस प्रश्न पत्रिका को मैं कल सुबह 7 बजे
अपने ग्रुप पर डालूंगा, और अपने ग्रुप पर डालने के उपरांत 10 बजे तक मैं कह रहा हूँ, सुबह 7 बजे डालूंगा, 10 बजे तक आपके उत्तर आ जाने चाहिए। फिर उसका विश्लेषण हम आगे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अब ये कठिनाई ये होती है कि हम प्रत्यक्ष में इस समय आमने सामने नहीं है, आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से आमने सामने है, तो मैं आपके चेहरों के भाव नहीं पढ़ सक रहा हूँ। शायद मेरा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, लेकिन आपका चेहरा मैंने ही बंद करवाया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के आभासी मीटिंग के द्वारा, आभासी लेक्चर के द्वारा जो अध्यापक कह रहे हैं उसको सुने, और अंतिम 5 मिनट या 5-10 मिनट में कमेंट बॉक्स में आप ये, हाँ, अब गंगने जी ने कहा था कि पाठ्यक्रम भेज दीजिए, तो मैं जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं पाठ्यक्रम भेज दूंगा। इसके ऊपर पहले भी मैंने पीडीएफ के रूप में भेजा है, लेकिन फिर भी मैं पीपीटी के रूप में भी भेज दूंगा, कोई कठिनाई नहीं है। और किसी को कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। उज़ैर साहब, कुछ पूछना है आपको? आलिशा जी, दिव्या जी, किशोर जी, मोनिका जी, सुरभि जी, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए। हाँ, सुरभि जी, जो आपने अभी संदेश भेजा है कि आप हमारे समूह पर हिंदी का पाठ्यक्रम भेजना है, वो आपको मिल जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। और कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, तो आज लगभग 22 छात्र शामिल हुए, उसमें से कुछ किसी गलती की वजह से बार बार बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे। कोई बात नहीं, इस प्रकार चलता रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दो सूचनाएं मैं आपको दूं। जब भी आप किसी गूगल मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 3 आइकॉन आपके सामने हैं, उसमें से बीच वाला जो फ़ोन का आइकॉन है उसे टच न करें। उसे टच होते ही आप मीटिंग छोड़ करके बाहर जाएंगे। और जब बताया जाएगा तो आपको माइक का आइकॉन ऑन करना है या कैमरे का आइकॉन ऑन करना है। और किसी भी हालत में आप एक विद्यार्थी के रूप में शामिल हैं, किसी भी रूप में आपको आपको किसी भी रूप में स्क्रीन शेयर नहीं करना है। अगर स्क्रीन शेयर कर दिया आपने तो हमें कठिनाइयां आ जाएगी। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो फिर आज की यह तासिका यही समाप्त करते हैं, ऐसा हम घोषित कर देते हैं। और यदि जो कुछ प्रश्न आज कोई पूछ नहीं पा रहा हो तो कृपया करके अपने व्हाट्सएप समूह में प्रश्न पूछें, और जहाँ तक हो सके आपके इन प्रश्नों का हम अधिकतर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं आता है तो तैयारी करके कल देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की मीटिंग यहाँ समाप्त हो जाती है। सभी को धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 10:50 पर, और अगली तासिका को हम आरंभ करते हैं। धन्यवाद।